कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो आज फिर से हम लेकर आए हैं बीओ का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी प्रबंध की विशेषताओं की। तो आइए आज हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है प्रबंध के उद्देश्य। तो आज हम बात करेंगे प्रबंध के उद्देश्यों की। तो उद्देश्यों की अगर बात करें तो नोट्स आप सभी के पास है, निकाल लीजिए उन्हें और चलिए बात करते हैं प्रबंध के उद्देश्यों की। प्रबंध के उद्देश्य, प्रबंध विस्तृत क्रियाओं का समूह है, अतः इसके उद्देश्य विस्तृत है। ऑब्वियसली बात है, प्रबंध बहुत हमने पढ़ा है विशेषताओं में, बहुत फैले, हर जगह सर्वव्यापी है प्रबंध, तो उसके उद्देश्य भी बहुत बड़े होंगे अगर जब प्रबंध का एरिया बड़ा है। इन्हें मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है: प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। तो ये 4 टाइप कौन कौन से? प्राथमिक उद्देश्य यानी स्टार्टिंग के जो सबसे मतलब प्राइमरी जो हमारे गोल्स हैं, लक्ष्य क्या है उसके। तो प्राथमिक उद्देश्य की बात करें सबसे पहले, प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य किसी फर्म से संबंधित विभिन्न पक्षों की आकांक्षाओं को पूरा करना है, जिससे फर्म अपने उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, अतः प्रबंध के प्राथमिक उद्देश्य हैं। तो हम जब हमारी जो कंपनी है जहां पर हम लोग ये काम कर रहे हैं, वहां सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लक्ष्य हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य हैं, वो कहलाते हैं हमारे प्रबंध के प्राथमिक उद्देश्य। जैसे पहला है उचित लागत पर उत्पादों एवं सेवाओं का उत्पादन करना। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 2 चीज होती है, एक माल और दूसरा सेवाएं। उत्पाद या माल क्या हो गया कि जो वस्तुएं हम मिल रही है, बाजार से कुछ भी लेकर आए, हम पेन लेकर आए तो वस्तु मिली है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा उत्पाद। और सेवा क्या होता है? जैसे मान लीजिए कहीं पर हमें अनुभव जो मिलता है उसको हम कहते हैं सेवा। जैसे वकील के यहाँ, टीचर के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ, तो वहां हम कोई वस्तु लेके नहीं आ रहे, वहां पे हम क्या हो रहा है? सेवा लेके आ रहे हैं। तो अब इसके तो पहली चीज तो हमारी जो कोई कंपनी है उसमें सबसे पहला हमारा लक्ष्य क्या होता है? उचित लागत पर उत्पाद और सेवाओं का उत्पादन करना। देखो, बिजनेस करना है तो बिजनेस का लक्ष्य क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि प्रॉफिट कमाने के 2 सबसे इंपॉर्टेंट तरीके क्या है। पहला तो सेल्स को बढ़ा दो, जितना ज्यादा सेल्स करोगे उतना प्रॉफिट होगा। दूसरा, कॉस्ट को कम कर दो सॉरी। तो अगर लागत को कम कर दिया तो हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो उचित लागत पर उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन करना। दूसरा, उन उत्पादों तथा सेवाओं को उचित मूल्य पर बेचना जिससे उपभोक्ताओं को संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो। कस्टमर हमारा प्रोडक्ट तभी खरीदेगा जब उसको संपूर्ण संतुष्टि हो, जब वो सेटिस्फाई होगा तो वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा। तो हमें ऐसे उत्पाद या सेवा का निर्माण करना है जो कस्टमर को संपूर्ण संतुष्टि दे। लोग हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होंगे तभी उसे खरीदेंगे। तो पहली चीज तो हमें कम रेट में उत्पादन करना है। दूसरा, ऐसा करना है उत्पादन कि लोग उसको क्या नाम से उनकी संतुष्टि हो, वो संतुष्ट हो हमारे उत्पाद से। अगर हमने बहुत अच्छा कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया, उसकी तारीफें तो हमने तो बहुत करी कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत फायदेमंद है लोगों के, पर लोग अगर उसको पसंद नहीं करते तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? मार्केट में फेल हो जाएगा। तो ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिससे सब लोग संतुष्ट हो। तीसरी बात करते हैं जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, उपक्रम में उन सभी कर्मचारी संसाधनों को उचित पारिश्रमिक देना है। तो हमारे जो संसाधन है, व्यवसाय जब हम करते हैं तो उसके कुछ संसाधन की जरूरत पड़ती है। संसाधन मतलब जिनकी सहायता से उत्पादन करना है। तो पहले तो सामग्री वगैरह चीजें तो होती है, उसके साथ एक इंपॉर्टेंट संसाधन है हमारे कर्मचारी। जब तक कर्मचारी नहीं होंगे तब तक हम अच्छा उत्पादन नहीं कर सकते। तो कर्मचारी हमारे संतुष्ट होने चाहिए, कस्टमर की तरह हमारे कर्मचारी अगर संतुष्ट हैं, तो अगर कर्मचारी भी संतुष्ट होंगे तो अच्छा उत्पादन करेंगे, मेहनत करेंगे ज्यादा उत्पादन में। तो हमें हमारे कर्मचारियों को संतुष्ट रखना है। और वो संतुष्ट किससे होते हैं? सबसे पहली चीज क्या है? पारिश्रमिक। वो काम किस लिए करते हैं? कोई आदमी हमारे नौकरी कर रहा है तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी? उसको अच्छी सैलरी मिले, तो उसको पारिश्रमिक हमें सही देना है जिससे वो संतुष्ट हो। और उपक्रम को उचित मात्रा में लाभ कमाना है। तो ये आखिरी प्राथमिक उद्देश्य है। इसे आखिरी तो मत मानो, पहला उद्देश्य यही है कि सबसे पहले लाभ कमाना है। तो लाभ कमाने के लिए हम क्या करेंगे? हमारी जो कॉस्ट होगी, लागत होगी, वो कम रखेंगे, अच्छी वस्तु बेचेंगे जिसे लोग पसंद करें, हमारे कर्मचारी भी संतुष्ट रखेंगे, जब सब कुछ सही होगा, हमारा जो उत्पाद है वो हमारे लिए सस्ता बन रहा है और बाहर मार्केट में लोग पसंद कर रहे हैं, और हमारे कंपनी के अंदर कर्मचारी भी अच्छे खुश हैं, काम कर रहे हैं, खुशी से काम कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? हम उचित मात्रा में लाभ कमा सकते हैं। नंबर 2, दूसरे उद्देश्य हमारे सहायक उद्देश्य। ये मेन जो पहले वाले जो उद्देश्य प्राथमिक, वो तो फर्म में सबसे जरूरी है, उसी की वजह से फर्म चल रही है। पर जो दूसरे हैं ये हमारे सहायक उद्देश्य हैं। जरा इनकी बात कर लेते हैं। ये एडिशनल जो है सहायक उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। यानी जो प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है उनमें सहायक ही होते हैं। इसके अंतर्गत उपक्रम के विभिन्न संसाधनों को इस प्रकार प्रयोग करना है जिससे इन संसाधनों का योगदान अधिकतम हो। जो भी संसाधन है, चाहे वो मानव संसाधन हो, मटेरियल हो, कुछ भी हो, सबका अच्छे से अच्छे योगदान हमें लेना है। ये संसाधन मानवीय, वित्तीय, भौतिक रूप में हो सकते हैं। मानवीय यानी जो हमारे कर्मचारी, वो भी हमारे संसाधन है। वित्तीय, पैसा, वस्तु के उत्पादन के लिए बहुत जरूरी चीज है क्या है? पैसा।
बिजनेस चलाने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ क्या है? पैसा। तो वो भी हो गया। भौतिक यानी मटेरियल, तो मटेरियल तो हमें मानव संसाधन है, नहीं इंसान है, उनको भी अच्छे से मैनेज करना है। वित्त यानी पैसे का भी मैनेजमेंट करना है, और जो हमारा मटेरियल है उसका भी मैनेजमेंट करना है। प्रबंध के सहायक उद्देश्य क्या क्या हैं? तो किन चीज़ें, क्या उद्देश्यों की वजह से हम प्रबंध कर सकते हैं इसका? पहला है विभिन्न संसाधनों में गुणवत्ता उत्पन्न करना। तो हमारे जो भी संसाधन होने उनमें गुणवत्ता होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। अगर मान लो अपने यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं, अगर उनमें क्वालिटी नहीं है तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो भी अच्छा नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, उनमें क्वालिटी जगाने की कोशिश करते हैं। क्वालिटी कैसे? हम उनको नई नई ट्रेनिंग देते हैं, कंप्यूटर चलाना सिखा रहे हैं, मशीनें चलाना सिखा रहे हैं। जब उनको ट्रेनिंग अच्छी मिलेगी तो उनकी क्वालिटी बढ़ जाएगी अपने आप। जैसे मान लो कोई कंपनी है, वहाँ पे धीरे धीरे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन भी धीरे धीरे होगा, कम होगा, तो क्वालिटी इफेक्ट होगी। और अगर हमने उन्हें कंप्यूटर पे, मशीन पे काम करना सिखा दिया तो क्वालिटी धीरे धीरे क्या होने लगी? बढ़ने लगेगी। तो संसाधनों में गुणवत्ता उत्पन्न करना। दूसरा है इनमें यथोचित समय और स्थान पर उपयोग करना। तो हमारी क्वालिटी तो बढ़ा दी हमने संसाधनों की, सही समय पर, सही जगह पर, सही टाइम पर हमें उनको यूज भी करना आना चाहिए। तो दूसरी चीज हमारा सहायक कार्य हो गया। तीसरा, इनके उपयोग में तालमेल स्थापित करना, ताकि सभी संसाधन एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करें और कार्य क्षमता प्रभावशाली हो। अब कोई भी कंपनी होती है ना, केवल एक वस्तु का उत्पादन नहीं करती, कई वस्तुओं का उत्पादन करती है, उनके डिपार्टमेंट भी अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट होता है, सेल्स का डिपार्टमेंट अलग हो गया, फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग हो गया, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग हो गया। तो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे मान लो सपोज करो एक चिप्स बनाने वाली कंपनी है, तो चिप्स बनाने वाली कंपनी जो है ना, लेज मान लेते हैं, तो अगर एक लेज कंपनी है तो उसका एक ही डिपार्टमेंट नहीं होगा डायरेक्ट चिप्स बना के बेचेगा। एक डिपार्टमेंट वो होगा जो कच्चा माल लेकर आएगा। जैसे चिप्स के लिए आलू चाहिए सबसे पहले, या और मसाले वगैरह कहते हैं ना, ये नए नए अलग अलग मसाले वगैरह, जो अलग अलग फ्लेवर के चिप्स आते हैं, प्याज वाले, टमाटर वाले, तो जो भी चीज़ें अपन को चाहिए, तो सबसे पहला तो हमारा जो डिपार्टमेंट होगा ना, वो कच्चा माल लेकर आएगा। चिप्स के लिए आलू वगैरह, आप देखो चिप्स वगैरह बनते हैं ना, तो उनके आलू का साइज भी सेम होता है। ऐसा नहीं होता कि अलग अलग साइज, उनकी कटिंग होगी सेम साइज की होगी। तो पहला एक डिपार्टमेंट होगा जो अच्छे क्वालिटी का हमारा मटेरियल लेकर आएगा। चिप्स बनाने वाली कंपनी आलू लेके आएगी, कॉफ़ी बनाती है वो कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट लेके आएगी, कॉफ़ी बीन्स लेके आएगी। तो एक डिपार्टमेंट वो हो गया। फिर उनकी स्लाइसिंग, अच्छा उसके पहले वो बॉयल होते हैं, साफ होते हैं, उनके बाद उनकी कटिंग होती है, तो एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट पूरा अलग हो गया। उनके चिप्स वगैरह बनेंगे, उसका पैकेजिंग कैसी करनी है, कैसे पैकेट अच्छा है, उसमें हवा कितनी भरनी है। भाई आपको पता ना, चिप्स कम रहेंगे, हवा ज़्यादा रहेगी, पर वो हवा भी सब में सेम रहेगी, तो पैकिंग डिपार्टमेंट पूरा अलग रहेगा। बन गया, उसके बाद अलग अलग जगह सप्लाई करनी है, पहुंचाना उन चिप्स को, उसका डिपार्टमेंट अलग हो गया। बेचना, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट वगैरह आएंगे टीवी वगैरह पे, अखबार वगैरह में, उसका डिपार्टमेंट अलग अलग हो गया। तो हमारे जो कर्मचारी उनको सब डिपार्टमेंट में अच्छे से काम कर सकें, तो ये भी हमारा सहायक उद्देश्य होता है। अगला हमारा उद्देश्य व्यक्तिगत उद्देश्य। अब व्यक्तिगत उद्देश्य की बात करते हैं। व्यवसाय में अनेक प्रकार के व्यक्ति काम करते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। कर्मचारियों में उत्साह बढ़ाने के लिए उनकी मौद्रिक और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, उन्हें अच्छा वेतन, प्रमोशन आदि दिया जाता है। तो अलग अलग बैकग्राउंड के कर्मचारी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं अलग अलग लेवल पर, तो उन्हें उनका उत्साह हमें बढ़ता रहना चाहिए, वो मन लगा के काम करें। तो ये हमारी जिम्मेदारी को मन लगा के काम करें। तो पहली चीज़ तो उसमें आती है सैलरी। कर्मचारियों को जितना वो काम कर रहे हैं उनके हिसाब से उचित सैलरी मिलनी चाहिए। मान लो कोई कर्मचारी हमारा गरीब बैकग्राउंड से है, हमारे जो भी हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर उतनी सैलरी नहीं मिल रही, तो क्या वो ढंग से काम कर पाएंगे? नहीं, उनका ध्यान ये रहेगा कि यार हमें सैलरी तो चाहिए। तो पहले तो उचित सैलरी मिले, समय पर प्रमोशन मिले, और उसके बाद उनको ट्रेनिंग वगैरह, माहौल जो है हमारे काम का वो अच्छा होना चाहिए। इसलिए कई बार कई जगह अलग अलग टूर्नामेंट वगैरह, जो कंपनियां वगैरह हैं, तो हफ्ते में एक दिन जो होता है उस दिन वो टूर्नामेंट कराते हैं, गेम्स वगैरह कराते हैं, कुछ नई नई चीज़ें कराते हैं, ताकि ऐसा हो कि एनवायरनमेंट जो है वो वातावरण हो अच्छा रहे। कई जगह होता है कर्मचारियों को साल में एक बार घूमने के लिए बाहर भेजा जाता है, पिकनिक पे भेजा जाता है। तो ये सब चीज़ें करके क्या है, आप सैलरी दे रहे हो उनको, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दे रहे हो, प्रमोशन दे रहे हो, तो उनका मन जो है वो लगा रहेगा, उसको लगेगा यार मैं अच्छी काम कर रहा हूँ, उसका लगाव रहेगा उस कंपनी से। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ उनका जो व्यक्तिगत उद्देश्य होता है, इसमें हम कर्मचारी पर ध्यान देते हैं, उसको क्या, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीदें हैं कंपनी से, और उन उम्मीदों को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद है सामाजिक उद्देश्य। प्रत्येक व्यवसाय समाज में रहकर समाज से लाभ कमाता है। तो जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी कंपनियां हैं, उनको प्रॉफिट या पैसा कहाँ से अर्न करते हैं? समाज से करते हैं। तो बदले में समाज के लिए भी तो उनको कुछ करना पड़ता है। बदले में व्यवसाय का समाज के लोगों के प्रति कुछ दायित्व होता है। तो कुछ कंपनियों का ऐसा मानना है, कई कंपनियों का, कि हम समाज में रह के काम करते हैं, हमारे कर्मचारी भी उसी समाज से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन्हीं का समाज से ही हमारे कर्मचारी आते हैं, हमारा कस्टमर है वो भी उसी समाज से आता है। तो बदले में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज के प्रति कुछ करें। तो
इस हेतु प्रबंधक समाज के लोगों के लिए रोजगार प्रदान करता है, स्कूल, अस्पताल आदि की सुविधाएं प्रदान करता है। तो कर्मचारी जो एक कंपनियां वगैरह जब जिस समाज से कमा रही है तो वो कोशिश करती है कि हम इस समाज को बदले में कुछ दें। इसको CSR भी कहा जाता है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जिस समाज में हम काम कर रहे हैं उस समाज को भी बदले में कुछ दें। तो कई जगह आपने देखा होगा कि वहाँ पर जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं तो कंपनियों की तरफ से बनवाए जाते हैं, स्कूल वगैरह बनवाए जाते हैं। जैसे आप सपोज करिए अपने हमारे पास में बिरला कंपनी है, मंगलम सीमेंट फैक्ट्री बिरला। तो अभी बिरला कंपनी जो है इसी सोसाइटी से कमा रही है, तो इसने थोड़ा बहुत पैसा ये क्या होता है कि सोसाइटी के लिए भी लगाती है। बिरला के खुद के कैंपस में एक स्कूल है, बिरला स्कूल। तो क्या सिर्फ बिरला कंपनी के जो कर्मचारी उनके बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं या दूसरे भी जा रहे हैं? दूसरे भी जा सकते हैं, आसपास के लोग भी जा सकते हैं। तो वो एक तरीका हो गया। यह हमारे यहाँ जो एक हॉस्पिटल है, मंगलम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मंगलम हॉस्पिटल, तो उसमें मंगलम फैक्ट्री ने पैसा दिया है। क्योंकि वो सोसाइटी में रह रहे हैं। यहाँ पे अगर लोग स्वस्थ रहेंगे तो भी तो उन्हें कर्मचारी उनके काम कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ लोग कौन है? वो उनके कर्मचारी हैं। अगर वो बीमार पड़े रहेंगे तो वो काम पे कैसे आ पाएंगे? तो उन्होंने हॉस्पिटल को भी पैसा दिया। इससे अब इस हॉस्पिटल में क्या सिर्फ कर्मचारियों का इलाज होगा या सबका होगा? सबका होगा, जो भी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कंपनी ने जो पैसा डाला है उस हॉस्पिटल में को दिया है, उससे बाकी लोगों को भी, सोसाइटी के लोगों को फायदा हो रहा है। तो ऐसे कंपनियां क्या करती हैं? स्कूल खुलवाती हैं, हॉस्पिटल खुलवाती हैं। मुंबई में रिलायंस ग्रुप का हॉस्पिटल है, और ऐसे ही पार्क वगैरह डेवलप कराती हैं। या कहीं आप देखा होगा तो टीवी में ऐड वगैरह आता है कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो इसका 1 रुपया लोगों के भले के लिए जाएगा, रूरल एरिया में जाएगा, ग्रामीण इलाकों में। तो ऐसे अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से कोशिश करती है सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ भला करने की। इसके बाद तो इसके लिए प्रबंधक समाज में स्कूल, हॉस्पिटल, जैसे दो कंपनी स्पेशली इनमें उनका नाम ज़्यादा बड़ा माना जाता है, एक टाटा और दूसरा बिरला। तो बिरला कंपनी जैसे जहाँ भी जाती थी, जहाँ भी उनका प्रोडक्शन, उनकी फैक्ट्री है, एक तो वहाँ पर वो कोशिश करेंगे, मंदिर तो हर जगह, बिरला टेम्पल आपको जहाँ भी बिरला की कंपनी है वहाँ बिरला मंदिर तो नजर आएगा। तो उनका पहला फोकस था वो होता है बिरला के जब भी जहाँ भी उनकी फैक्ट्री होगी वो एक हॉस्पिटल और एक मंदिर, इस पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर एजुकेशन स्कूल्स वगैरह भी खोलते हैं। ऐसे टाटा कंपनी बहुत वेलफेयर के काम करती है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए सामाजिक उद्देश्य का मतलब क्या होगा? समाज के प्रति हमारे क्या उद्देश्य, हम सोसाइटी को क्या बदले में दे रहे हैं। तो ये सारे उद्देश्य थे हमारे। पहला प्राथमिक उद्देश्य, प्राथमिक मतलब जिसके बिना फर्म नहीं चलेगी हमारी। तो पहला ये हमने जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो पहले सोसाइटी वाला काम नहीं, सोसाइटी वाला काम बाद में, पहले प्रॉफिट करेंगे तभी तो पहला प्राथमिक उद्देश्य तो क्या है? हम जो बिजनेस काम कर रहे हैं तो वो बिजनेस हमारा प्रॉफिटेबल हो। प्रॉफिट हो तो उसके लिए प्रॉफिटेबल हो, प्रॉफिट कमाए उसके लिए क्या जरूरी है? उसमें लागत कम हो, जो वस्तु को निर्माण कर रहे हैं उचित मूल्य पे लोग खरीदें और सेटिस्फाई हो, उससे संतुष्ट हो, और उसके बाद हमारे जो कर्मचारी उनको उचित पारिश्रमिक भी मिलता रहे और तभी हमारे फर्म को एक उचित लाभ मिले। तो ये हमारे प्राथमिक उद्देश्य, सबसे पहले ये जरूरी है। ये हो गया। तो उसके बाद आते सहायक उद्देश्य, संसाधनों में गुणवत्ता उत्पन्न करना, सही समय पर उनका प्रयोग करना। तीसरा व्यक्तिगत उद्देश्य, हमारे जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी अच्छी देना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको प्रमोशन देना, उनके भले के लिए काम करना। और जब सब कुछ अच्छा हो तो सोसाइटी के लिए भी हमें भला करना है। तो आखिरी उद्देश्य आता है हमारा सामाजिक उद्देश्य, इसमें हम सोसाइटी के भले के लिए, सबके भले के लिए काम करते हैं। तो ये हमारे उद्देश्य मैनेजमेंट के। इसका अगला टॉपिक हम बात करें, अगला टॉपिक है हमारा प्रबंध का महत्व। क्या महत्व है प्रबंध का, क्यों जरूरी है? कोई भी फर्म है तो वो प्रबंध को, मैनेजमेंट पे इतना ध्यान क्यों देती है, क्यों जरूरी, क्या महत्वपूर्ण है हमारा प्रबंध? प्रबंध किसी भी संस्थान की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिस संस्थान का मैनेजमेंट अच्छा होता है वो बिजनेस अच्छा चलता है, जहां मैनेजमेंट खराब होगा बिजनेस डाउन हो जाता है। बिना प्रबंध के किसी भी उपक्रम से अच्छे परिणाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना प्रबंध के उपक्रम बिना नींव के मकान की तरह होता है। जैसे मकान में एक नींव होती है, बहुत जरूरी होती है, उसके बिना मकान टिकता नहीं है, वैसे ही बिजनेस को चलाने के लिए, उसको टिकाने के लिए हमें प्रबंध की जरूरत पड़ती है। प्रबंध के महत्व को निम्न बिंदुओं से हम समझ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं उन बिंदुओं की। प्रबंध के महत्व, पहला पॉइंट है सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट का लक्ष्य अलग अलग होता है। अगर सबके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन, अच्छा मैनेजमेंट है तो हम सब मिलकर हमारा सामूहिक लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो चिप्स वाले कंपनी का हमने एग्जांपल लिया था। अब जो मार्केटिंग कंपनी है, मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है, उसका काम क्या है? मार्केटिंग के ऑर्डर लाना कि हमें इतना बेचना है। अब सपोज करो हमारा चिप्स का ना सब जगह बिक रहा है, ऑर्डर अब हमारे पास इतना आ गया कि अगले महीने में बहुत सारी मात्रा में सप्लाई करनी है। तो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट सही काम कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, तो अच्छा उसका काम है ऑर्डर लाना, वो बहुत ज्यादा ऑर्डर ले आए। पर जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो हमारा सबसे पहला डिपार्टमेंट था जो आलू खरीदता था, अगर वो कमजोर है, वो टाइम पर इतने आलू नहीं ले पा रहे हैं, मार्केट से इतने, किसानों से इतने आलू नहीं खरीद पा रहे हैं,
तो फिर क्या हम चिप्स का प्रोडक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो क्या सप्लाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो एक डिपार्टमेंट जो आलू खरीदने वाला है वही अगर ढंग से काम नहीं करेगा तो आगे डिपार्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो सबका बराबर समन्वय होना चाहिए, सबका जो लक्ष्य है सब एक साथ मिलकर करेंगे। अकेला अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट मेहनत कर ले बाकी नहीं कर पाएंगे तो काम नहीं चल पाएगा। तो सब में बराबर का कोऑर्डिनेशन हो तो वो मैनेजमेंट हमारे लिए जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा, तो सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की, पहले से ही बात कर लें, सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक। तो जहां भी किसी कार्य को एक समूह द्वारा किया जाता है वहां प्रबंध आवश्यक होता है। तो जो भी हमें किसी का भी प्रोडक्शन, हमें कुछ करना है, बिजनेस वगैरह करना है, अगर उसको अच्छे से करना है तो हमारे लिए सबसे पहली बात है सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करना पड़ेगा। तो जहां भी किसी कार्य को समूह द्वारा पूरा किया जाता है वहां प्रबंध आवश्यक होता है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, सब मिलकर करते हैं, सभी को कंट्रोल करना। अकेला व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं करेगा और अकेले व्यक्ति का नहीं होता, सभी का करना पड़ता है। प्रबंध में संस्था की क्रियाओं का संचालन सामूहिक रूप से होता है, सभी मिलकर के काम करते हैं जिससे प्रभावपूर्ण ढंग से संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, जिससे सब मिलकर एक साथ क्या उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। जैसे मान लीजिए आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं सब लोग। अब आपके स्कूल में, आपकी क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, आप अकाउंट भी पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हो, आप बीओ भी पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, आप हिंदी भी पढ़ रहे हो। तो अगर मान लो आपके जो इंग्लिश के टीचर हैं वो अपना कोर्स सितंबर में कंप्लीट कर दें, अकाउंट का कोर्स है वो मार्च तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, हिंदी का कोर्स है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी तक, तो क्या आपकी पढ़ाई ढंग से चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो क्या होगा, जो प्रिंसिपल होंगे वो कॉन्टैक्ट सब टीचर से लगातार हमेशा मॉनिटर करते रहेंगे पूरे साल भर सबका कोर्स सही चल रहा है ना, किसी का आगे नहीं पीछे नहीं चल रहा है। अगर मान लो जो कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें से अकाउंट है उसमें ज़्यादा टाइम की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करेंगे, और कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो फटाफट जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है तो सर क्या करेंगे, थोड़े दिन आपको कहेंगे कि टीचर्स को बोलेंगे कि आप जैसे मान लो हिंदी का कोर्स बहुत तेज चल रहा है, उनको कहेंगे आप 2-3 दिन थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, और अकाउंट्स वाले को बोलेंगे आपको एक्स्ट्रा क्लासेस उसके ले लीजिए, तो उसको कवर करेंगे नहीं, बराबर करेंगे। तो मैनेजमेंट की सभी सामूहिक प्रयासों से होता है, तो सभी को कंट्रोल करना पड़ता है, तो ये काम मैनेजमेंट का है। तो प्रबंध में संस्था की क्रियाओं का संचालन सामूहिक रूप से किया जाता है जिससे प्रभावपूर्ण ढंग से संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। तो सभी को मिलाएंगे, तभी मिला के काम करेंगे, तभी जाके हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो पाती है। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, अभी टीचर्स है जो स्कूल वाला एग्जाम्पल दिया, तो ये सब संसाधन ही तो है, तो सभी का अनुकूलतम उपयोग होना चाहिए। उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, मशीन, ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। उत्पादन करते हैं तो उत्पादन के साधन होते हैं। भूमि मतलब नेचुरल जो भी रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, तो आप कुछ भी बिजनेस करोगे तो नेचुरल रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर। पूंजी, पैसा जरूरत पड़ेगी। श्रम, लेबर, कर्मचारियों की, श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी। मशीन की जरूरत पड़ती है अधिकतर कई चीज़ों में। तो इन सब का कुशलतम उपयोग के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है। तो प्रबंध जरूरी है इन सबका अच्छा उपयोग के लिए। एक अच्छा प्रबंध न्यूनतम साधनों को प्रभावपूर्ण बनाकर उत्पादन में वृद्धि को संभव बनाता है। तो अगर एक अच्छा प्रबंध होगा तो हम जो साधन है वो कम से कम साधनों को भी अच्छे से अच्छे प्रभावपूर्ण करके उत्पादन में वृद्धि को संभव बनाते हैं, तो उत्पादन हमारा बढ़ सकता है। इसी प्रकार प्रबंध साधनों का अनुकूलतम उपयोग करता है, और इसी तरीके से प्रबंध जो होता है अपने साधनों का अनुकूलतम उपयोग करता है। तो जो भी प्रबंध जो है, हमारे जितने भी साधन होते हैं उनका अच्छे से अनुकूलतम उपयोग करता है। इसके बाद आते हैं हम तीसरे पॉइंट पर, उद्देश्यों का निर्धारण। तो एक प्रबंध का महत्व है, हमें देखो प्रबंध करने का हमने पहला बात की थी उस दिन पिछले लेक्चर में कहा था, प्रबंध करने के लिए सबसे पहले हमें डिसाइड करने पड़ते हैं उद्देश्य। तो प्रबंध करने के बहाने हमारे उद्देश्य डिसाइड हो जाते हैं हर डिपार्टमेंट के। अब पहले हम क्या होता है, किसी डिपार्टमेंट में उद्देश्य बनाते हैं कि हमें ये काम करना है। प्रबंध उसके बाद होता है कि ये काम हम जो सोचा था उस हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे हमने बात की प्रोडक्शन की, उत्पादन वगैरह की, तो हम पहले डिसाइड करेंगे कि हमें इतना उत्पादन करना है, फिर मैनेजमेंट करेंगे कि उस हिसाब से हम उसी तरीके से बढ़ रहे हैं आगे इतना उत्पादन करने की ओर या नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसी बहाने हमारे उद्देश्यों का निर्धारण हो जाता है प्रबंध के। तो किसी भी चीज का प्रबंध करने से पहले उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। फिर प्रबंध किस चीज का करेंगे, पहले उद्देश्य तो डिसाइड हो। जैसे मान लीजिए हम लोग पहले लेक्चर में एग्जाम्पल लिया था कि हम पिकनिक पे भी जाएंगे तो उसका भी प्रबंध करना पड़ता है। पिकनिक पे जाना है तो कहाँ पर जाएंगे, क्या क्या लेकर जाएंगे, कितना खर्चा होगा, कितने लोग जाएंगे, गाड़ी कौन सी होगी, वगैरह सारी चीजें। तो मैनेजमेंट तब करेंगे जब सबसे पहले हमारा उद्देश्य डिसाइड होना चाहिए कि हम क्या करना है, किस चीज का प्रबंध कर रहे हैं, पिकनिक जाने के लिए। तो एक उद्देश्य डिसाइड होता है। तो प्रबंध करने से पहले उद्देश्य निर्धारित कर लिए जाते हैं, क्योंकि बिना उद्देश्य के प्रबंध नहीं किया जा सकता। फिर प्रबंध करेंगे किस चीज का? कुशल प्रबंध के द्वारा ही उपलब्ध साधनों और आवश्यकताओं में संतुलन स्थापित करके उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। तो उद्देश्यों का निर्धारण होता है प्रबंध की वजह से। गतिशील संगठन का निर्माण,
गतिशील मतलब होता है परिवर्तनशील, परिवर्तित लगातार होता रहता है हमारा संगठन, बिजनेस। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, व्यवसाय के बाहरी पर्यावरण में लगातार परिवर्तन होता रहता है। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, जो बाहर का पर्यावरण है, बाहर का जो माहौल है वो लगातार चेंज होता रहता है। तो उत्पादन की नई तकनीकें, मशीनें बाजार में आती रहती है। इस प्रकार प्रबंध के माध्यम से नए परिवर्तन को व्यवसाय में लागू किया जा सकता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मानता हूं मैं सेलफोन जो बिजनेस है हमारा, जो मोबाइल आते हैं। तो मोबाइल की जो बिजनेस है, तो जो सेलफोन बनाने वाली कंपनी, उनका बिजनेस हमेशा बाहर के वातावरण से प्रभावित होता रहता है। दो चीज़ें, एक तो जैसे नेटवर्क जो है, जो आपने सुना होगा पहले 2G, पहले तो 2G फ़ोन आते थे जो नोकिया वाले या दूसरे डिब्बे वाले, फिर बाद में आया 3G फ़ोन, अपडेटेड हुए। तो अब अगर मार्केट में 3G नेटवर्क आ गया तो मोबाइल बनाने वाली कंपनी है वो भी 3G फ़ोन बनाने लगेगी। फिर 4G आया तो मोबाइल बनाने वाली कंपनियां, उनको भी अपग्रेड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट में 4G चल रहा है, कंपनी अपना 2G चला रही है। अगर 2G वो पिछड़ी रहेंगी तो फिर मार्केट में पिछड़ जाएंगी, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो यानी कि जो मार्केट में चेंज आते जा रहे हैं उसके हिसाब से हमें भी हमारे जो बिजनेस का तरीका है उसमें बदलाव लाना पड़ता है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। पहले जो नंबर 1 कंपनी होती थी वो होती थी नोकिया। नोकिया के फ़ोन सबसे ज़्यादा, वो 2G फ़ोन आते हैं ना बटन वाले, सबसे ज़्यादा फ़ोन बिकते थे नोकिया के। उसके बाद आया कलर हैंडसेट का ज़माना। अब नोकिया कंपनी ने क्या कलर को, कलर में भी नोकिया कंपनी आई। उसके जो स्टार्टिंग में 6600, 6600 कुछ अलग अलग फ़ोन चले, तो कुछ ब्रांड का नाम था 6600, वो बहुत चला नोकिया का। तो उस टाइम में नोकिया जो था मार्केट लीडर था कंपनी मोबाइल। उसके बाद फिर आया ये टच पैड, स्क्रीन जो होता है ना, स्क्रीन टच फ़ोन का ज़माना। अब नोकिया वालों ने कहा ये क्या है, ये स्क्रीन टच ये नहीं चलेगा ज़्यादा, वो तो लोग तो बटन वाला प्रेफर करेंगे। तो नोकिया ने इतना ध्यान नहीं दिया उस मार्केट पे। दूसरी तरफ एक और कंपनी थी सैमसंग, जो उस टाइम पे नोकिया से पीछे थी। उन्होंने कहा नहीं, ये स्क्रीन टच आगे, फ्यूचर तो इसी का ही है, हमें बनाने पड़ेंगे फ़ोन। तो उन्होंने टच स्क्रीन वाले मोबाइल बनाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को टच स्क्रीन वाले फ़ोन की आदत पड़ने लगी, लोगों को पसंद करने लगे उन फ़ोनों को। उसके बाद मार्केट में जो भी नए फ़ोन आने लगे टच स्क्रीन आने लगे, और सैमसंग जो कंपनी है उसका लेवल लगातार बढ़ता गया। नोकिया जिसका जो डिसीजन था कि हम टच स्क्रीन मोबाइल नहीं लेके आएंगे, वो अपने बटन वाले मोबाइल में ही रह गई, वो पीछे पिछड़ती चली गई, और सैमसंग आगे लगातार बढ़ती चली गई। आज की डेट में नोकिया बहुत पीछे जा चुकी है। बाद में नोकिया ने भी कोशिश की टच स्क्रीन लाने की, पर वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो बाहर मार्केट है ना, लगातार गतिशील होता रहेगा। तो उसके हिसाब से आपको अपना बिजनेस में लगातार परिवर्तनशील करना पड़ेगा। नई मशीनें, नई तकनीकें मार्केट में आएगी तो आपको भी उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, तो व्यक्तिगत उद्देश्य यानी कर्मचारियों से रिलेटेड उद्देश्य। तो प्रबंध में सामूहिक रूप से काम किए जाते हैं, फिर भी संगठन के प्रत्येक सदस्य के व्यक्तिगत विकास, यानी जो हमारे कर्मचारी, उनका विकास भी होना चाहिए, उन्हें सैलरी मिलनी चाहिए। तो प्रबंध में व्यक्तियों के विकास के लिए मानव नियोजन, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, वेतन आदि की व्यवस्था। तो कर्मचारी हमारे मोटिवेटेड रहें, उनको अच्छी सैलरी मिले, प्रमोशन मिले, बोनस मिले, इसकी भी हमारी कोशिश करते रहते हैं। ये पूरा एक चैप्टर आगे एक टॉपिक में पढ़ोगे आप नियुक्तिकरण में। उसके बाद प्रतिस्पर्धा पर विजय। अगर कंपटीशन जो हमारा प्रबंध अच्छा है तो भी कंपटीशन को हम कवर कर सकते हैं। अगर हमारा कॉम्पिटिटर है, उसका मैनेजमेंट कमजोर है, हमारा मैनेजमेंट अच्छा है, तो हम प्रतिस्पर्धा में विजय कर सकते हैं। तो आधुनिक व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अच्छे प्रबंध के बिना इसका संगठन का बाजार में टिकना बहुत मुश्किल होगा। तो जिस कंपनी का प्रबंधन अच्छा होगा वही बाजार में टिकेगी, हमारा कॉम्पिटिशन आगे कर पाएगी। और आखिरी पॉइंट है समाज के विकास में सहायक। जो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, बाद में समाज को भी वही ज़्यादा दे पाएगी। और ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाएगी? ज़्यादा अच्छे मैनेजमेंट से। तो किसी भी उपक्रम के विकास के साथ बाजार में समाज का विकास होता है। तो अगर बिजनेस अच्छा होगा तो वो बाद में समाज में पैसा लगाएगा, जो स्कूल बनवाएगा, कॉलेज बनाएगा, हॉस्पिटल बनवाएगा, तो ये सारी चीज़ें वो सहायता कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे प्रबंध का महत्व। आगे पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।